वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लेक्चर 1 के बाद अब हम लेक्चर 2 का स्टार्ट करते हैं आज। पहले आपने लेक्चर 1 में ये देखा कि हम पेपर पैटर्न के बारे में पढ़ा और टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि टाइम मैनेज कैसे किया जाता है पेपर का। तो अब हम आगाज़ करते हैं लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 1 का। हर लेक्चर जो है वो 2 से 3 पार्ट्स में होगा ताकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, ठीक है ना। तो लेक्चर 2 पार्ट 1 का आगाज़ करते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी ये है कि फ़िज़िक्स की फ़र्स्ट ईयर में कितने चैप्टर्स आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ, फिर देखते हैं कि चैप्टर्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में कितने हैं। आपके सामने चैप्टर्स के नाम आ गए। टोटल 10 चैप्टर्स हैं फिज़िक्स फर्स्ट ईयर के अंदर। सबसे पहला था स्कोप ऑफ फिज़िक्स, दूसरा वेक्टर्स, तीसरा मोशन इन 1 डायमेंशन और फोर्थ वन इज़ मोशन इन 2 डायमेंशंस। पांचवा जो है वो टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम है। छठा ग्रेविटेशन है। सातवां वर्क, पावर एंड एनर्जी है। आठवां वेव, साउंड एंड मोशन है। नेचर ऑफ लाइट 9 चैप्टर है। और 10वां जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ठीक है। तो 10 चैप्टर इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ने वाला यहाँ पर वो है चैप्टर नंबर 3, मोशन इन 1 डायमेंशन। ये चैप्टर पहले पढ़ाने की वजह क्या है? ये चैप्टर पहले पढ़ाने की वजह ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि आप काफ़ी चीज़ें इस चैप्टर की जो है क्लास मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि पहले जो है वो वही चैप्टर पढ़ाया जाए जो आप लोग जिसके बारे में जानते हैं, ठीक है जनाब। तो देखते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर 3, मोशन इन 1 डायमेंशंस। अच्छा, इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? तमाम ऑब्जेक्ट जो कि मूव करती हैं, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसा मोशन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, एक डायमेंशन में होता है। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है कि एक डायरेक्शन में होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब उससे पहली बात चैप्टर में ये कि मोशन के बारे में बातचीत हो रही हो और न्यूटन को याद ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। आप सब जानते हैं मैट्रिक लेवल से कि न्यूटन ने मोशन के बारे में 3 लॉज दिए, ठीक है। तो उसमें से पहला लॉ जो है वो कौन सा है, जिसका नाम क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें जो आप लोगों की स्क्रीन पे आ रही होगी, लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इफ इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आपके पास अगर रुकी हुई है रेस्ट में, रेस्ट मतलब क्या होता है कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही और रेस्ट पे मौजूद है, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो क्या करता रहे? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहे। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहे, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन के अंदर है, मूव कर रहा है अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वो मूव करता रहे यहाँ तक कि हम उसको फोर्स लगा के रोक ना दें कौन से वाले ऑब्जेक्ट को जो कि मूव कर रहा था, और जो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स लगा के हम चला ना दें। फॉर एग्जांपल आपके रूम में कोई भी ऐसी चीज़, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रेस्ट पर हैं, ठीक है, वो जब तक मूव नहीं करेंगी जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है मुसलसल, उसको आप रोकना चाहते हैं तो आप उसको फोर्स लगा के रोकेंगे, ठीक है। तो न्यूटन ने यही कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट कर रहा है, मोशन में है, तो वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहे यहाँ तक कि हम उसको फोर्स लगा के रोक ना दें चलने वाली चीज़ों को या रुकी हुई चीज़ों को चला ना दें, ठीक है। अच्छा, इस लॉ की 3 एग्जाम्पल नीचे दी हुई हैं। कौन कौन सी? अब बुक लाइंग ऑन टेबल, कोई भी चीज़ टेबल पर रखी हुई है वो रेस्ट पे रहेगी, तो वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती जब तक आप उसको हिलाएंगे नहीं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल कौन सी है? आपसे कह रहे हैं अ मोशन ऑफ अ पैरा ट्रूपर। पैरा ट्रूपर कौन होता है? जो आप जानते हैं, सामने लिखा हुआ है, अ पर्सन हु जम्प फ्रॉम अ हाई प्लेस विद द हेल्प ऑफ पैराशूट। जो भी कोई छलांग लगाए, चाहे वो जहाज़ से हो, चाहे वो किसी भी ऊंची जगह से हो, पैराशूट के ज़रिए, वो कहलाता है पैरा ट्रूपर। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्यों दी गई? इसकी एग्जांपल इसलिए दी गई कि आप जानते हैं कि कोई भी इंसान जो छलांग लग जंप मारता है कहाँ से, कहीं किसी भी जहाज़ से, किसी भी ऊंची जगह से, और पैराशूट जब खुल जाता है तो पैराशूट खुलने के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा होता है। इसलिए यहाँ पर न्यूटन के मुताबिक बिल्कुल सही एग्जांपल है कि क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ठीक है। तो जो भी इंसान पैराशूट के ज़रिए नीचे जंप लगाता है, या यूँ समझे जो नीचे आ रहा होता है, वो उसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है? कंटिन्यूस मोशन होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। अच्छा, तीसरी बात क्या? कोई भी गाड़ी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है वो भी इस लॉ की एग्जाम्पल है। अच्छा, अब इस लॉ को जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि एमसीक्यू से पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ कॉल्ड
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आप किस पर टिक करेंगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। और इस तरीके से पूछते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, तो आप लॉ ऑफ इनर्शिया पे टिक कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात समझने की वो ये है कि इनर्शिया क्या होता है, क्यों इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया, याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेट ऑफ इसने अपनी स्टेट चेंज ना करने दें। फॉर एग्जांपल, आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहे, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहे। दो तीन एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ इस बात को मैं। वो ये कि फॉर एग्जांपल आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, या किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं। अचानक क्या होता है कि कोई बस या गाड़ी जिसमें आप ट्रैवल कर रहे थे, आप रेस्ट पे थे, ठीक है ना, आप बजाते खुद रेस्ट पे कि बस चल रही है, ठीक है। जब आप रेस्ट पे हैं, जैसे ही बस का ब्रेक लगा या गाड़ी का ब्रेक लगा तो आप आगे जाते हैं। अगर आपका इनर्शिया कमज़ोर है या आप जो हैं वो बहुत वीक इंसान है, या एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जो अपने आप को संभाल नहीं सकता, जाहिर है कि होगा क्या कि जैसे ही ब्रेक लगेगा वो आगे की तरफ पुश होगा, ठीक है। जब वो पुश होगा आगे की तरफ तो उसको गिरने का खतरा है, लेकिन उसका वो गिर जाएगा, लेकिन आप जिसका भारी मास है वो बैठा रहेगा सीट के ऊपर। क्यों बैठा रहेगा? आगे धक्का लगेगा लेकिन वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेटर मास वाला इंसान होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, उसके अंदर अपनी स्टेट को बचा के रखने की ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो छोटा बच्चा है उसमें क्या होगा कि उसके अंदर ज़ाहिर इनर्शिया कम है, वो लेसर मास है, वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल एक और तरीके से देख लें कि आप गाड़ी में अक्सर वो बेचता सामान लेके कोई आ रहे होते हैं, पीछे सीट पे रखा हुआ होता है, जो बड़ी भारी चीज़ होती है, ठीक है, वो फ़ौरन अगर ब्रेक लगता भी है तो वो फ़ौरन नीचे नहीं गिर जाती, लेकिन जो छोटी चीज़ है वो फ़ौरन लुढ़कती हुई सीट से नीचे जाके गिर जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भारी चीज़ है उसका इनर्शिया ज़्यादा है। इनर्शिया क्या है? वो प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ की, किसी भी मैटर की, जो उसको अपनी स्टेट चेंज ना करने दे। अब कोई एक बड़ा केन रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल पानी या गाड़ी के अंदर ऊपर सीट के ऊपर, ठीक है। अब क्या है, वो एक है तो स्टेट ऑफ मैटर, अब उसका इनर्शिया ही होगा जो उसको अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करने नहीं देगा, ठीक है। आगे ये बात समझ में वाली, अगर नहीं समझ में आती है मुझसे फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। आप सब मोस्टली बच्चे जो हैं वो, मैं स्पेशली बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, और गर्ल्स ने भी देखा होगा फुटबॉल को किक मारते हुए। तो होता बेसिकली क्या है, जब फुटबॉल को किक मारी जाती है तो आपने देखा होगा जैसे ही फुटबॉल को किक मारी, फुटबॉल बहुत तेज़ी से आगे जाती है, ठीक है। अच्छा, जब फुटबॉल बहुत तेज़ी से आगे जाती है, क्यों? इसलिए आगे जाती है क्योंकि उस वक्त फुटबॉल का जो इनर्शिया है वो ये चाहता है कि फुटबॉल स्टेट ऑफ मोशन में ही रहे, ठीक है। अच्छा, स्टेट ऑफ रेस्ट में कब आती है? जब उस पर हवा का दबाव लगता है, एयर फोर्स लगती है उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। इससे एक और एग्जांपल दे देता हूँ इनर्शिया की। दो लोग हैं दो लोग हैं, ठीक है। उन दोनों लोगों को बाईसाइकिल दी गई, साइकिल दी गई यानी कि, और एक ऐसी जगह पे उनको साइकिल चलाने को कहा गया जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ठीक है। एक साइकिलिस्ट जो है यानी कि साइकिल चलाने वाला, वो काफ़ी हैवी वेट चैंपियन है, यानी कि थोड़ा मोटा इंसान है, और एक साइकिल चलाने वाला जो बेचारा कमज़ोर सा लाचार सा है, ठीक है ना। अब दोनों को कहा गया कि बेटा साइकिल चलाओ, ठीक है। अब कौन सा ऐसा बंदा है जो साइकिल को चलाता रहेगा हवा बहुत तेज़ में, ठीक है ना। किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है जो मोटा वाला इंसान है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटर मास के पास ये एबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज ना होने दे, ठीक है। तो जाहिर है जितना ग्रेटर मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा वो बेचारा अपनी स्टेट को जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको हवा का दबाव इतना लग रहा होगा कि वो साइकिल आगे चला ही नहीं पा रहा होगा, ठीक है। तो ये बात होती है। आई होप कि इनर्शिया समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अपने दूसरे लॉ की तरफ, जिसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है। अब आपकी स्क्रीन पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्या कह रहे हैं? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। क्लियरली डायग्राम से वाजे भी हो गया। कहते हैं व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, यानी कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाई गई तो हुआ क्या? जाहिर है एक कॉमन सी बात है कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है तो वो चलना शुरू हो जाती है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। आगे लिखा हुआ है इन इट्स ओन डायरेक्शन, मतलब क्या हुआ
कि जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि तुमने फोर्स लगाया बॉडी तुम्हारी तरफ आना शुरू हो गई, नेवर पॉसिबल, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कि जिस डायरेक्शन में तुम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो बॉडी उसी डायरेक्शन में आगे जा रही है, मतलब उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अब सर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है, सवाल पैदा ये होता है। देखें, पहले बॉडी रेस्ट पे थी, यानी कि उसकी वेलोसिटी कैसी थी, जीरो थी या कम थी, ठीक है। अच्छा, जब आपने फोर्स लगा दी वेलोसिटी चेंज हो गई। वेन एवर वेलोसिटी इज चेंज देयर विल बी एक्सेलरेशन। आप यही पढ़ के आना मैट्रिक में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि जब वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। यही सिलसिला है। तो आपने किया क्या, जैसे ही फोर्स लगाई किसी बॉडी के ऊपर तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई अपनी ओन डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है आपने, ठीक है। अच्छा, अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे बॉडी में उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। किसी को आहिस्ता धक्का दोगे वो आहिस्ता आगे जाएगा, किसी को ज़्यादा तेज़ धक्का दोगे वो ज़ोर से आगे जाएगा। ऐसा कॉमन सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इसका मकसद क्या हुआ, इसका मकसद डायग्राम में साफ समझ में आया, जो नीचे डायग्राम बनी हुई है। देखें, एक सर्कल बना हुआ जिसके ऊपर लिखा हुआ है 400 किलोग्राम। वो इंसान फोर्स लगा रहा है, उसके जो ऊपर डॉट डॉट से पसीना छूट रहे हैं उसके। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, फोर्स उसको बहुत लगानी पड़ रही है। फोर्स बहुत लगानी पड़ रही है, जाहिर सी बात है जब फोर्स ज़्यादा लगा रहा है और मास ज़्यादा तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा होगा, ठीक है। जबकि जो दूसरा वाला इंसान है उसका जो जिस सर्कल को वो फोर्स लगा रहा है उसकी 40 किलोग्राम उसका मास है, ठीक है। उसको इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ रही, ठीक है। यूँ समझ लीजिए कि उसकी एक्सेलरेशन कैसी है, होगी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा है उसके अंदर एक्सेलरेशन कम होगी, जिसका मास कम है उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। आगे बात समझने वाली, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका मास ज़्यादा है उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी, लेकिन तब भी क्या होगा, एक्सेलरेशन कम ही प्रोड्यूस होगी। ये कौन सा केस है, ये केस वो वाला है कि यूँ समझिए कि आप दोनों ऑब्जेक्ट पे फोर्स सेम लगा रहे हैं। यूँ समझ रहे हैं कि आप दोनों ऑब्जेक्ट पे फोर्स सेम लगा रहे हैं, लेकिन एक का मास ज़्यादा है एक का मास कम है। जिसका मास कम है उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसका मास ज़्यादा है उसकी एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। आगे बात समझ में ये वाली, ठीक हो गया मामला यहाँ तक, सही है जनाब। अच्छा, अब देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है। क्या कहा था कि आप क्या करते हैं जब फोर्स लगाते हैं तो क्या हुआ कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाते हैं उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ऐसी ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब देखें क्या कह रहे हैं कि कंसीडर बॉडी ऑफ मास एम। कोई भी ऐसी बॉडी ले ली जिसका मास क्या है, एम है, ठीक है। उस पर आपने फोर्स लगाई, ठीक है, वो फोर्स एफ है, ठीक है। इफ़ ए इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय बॉडी, अब जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हुई वो क्या हो गई, ए हो गई। तो साफ साफ नीचे लिखा हुआ कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ाओगे तो सेकंड चीज़ भी बढ़ेगी, ठीक हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, अब लिखा हुआ कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, मतलब ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वाली इक्वेशन में क्या कहते हैं कि ए इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम। इनवर्सली को कैसे शो करते हैं हम, 1 अपॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब क्या मकसद है इस बात का कि जैसे जैसे बॉडी का मास बढ़ेगा, यानी कि अगर बॉडी बड़ी होती जाएगी तो एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, बॉडी को छोटी होती जाएगी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मकसद ये होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इस लॉ का जो पहला रिजल्ट निकला वो क्या था कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। दूसरा रिजल्ट क्या था, ए इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। आप एक बात याद रखिएगा कि व्हेन टू इक्वेशंस आर प्रोपोर्शनल टू द सेम वेरिएबल, मतलब क्या है कि देखें एफ भी प्रोपोर्शनल ए के है और 1 अपॉन ए भी प्रोपोर्शनल ए के है। जब भी क्या होगा कि दो इक्वेशन सेम वेरिएबल की प्रोपोर्शनल होगी, हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको क्या कर दें, कंबाइन कर दें। जब इक्वेशंस में इक्वल टू होता है तो कंपेयर की जाती हैं, और जब क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है तो कंबाइन की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, नीचे वाले स्टेप के अंदर जो कि लिखा हुआ है कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट के बाद, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है ए प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम। आप ये बात जानते हैं मैट्रिक लेवल से कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट लग जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एफ अपॉन एम, ठीक है। अब फर्ज कर लीजिए कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, ठीक है। जब कांस्टेंट की जगह पे क्या आ गया, कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब जब कांस्टेंट की जगह पे 1 आ गया तो एफ अपॉन एम जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रिमेन सेम, यानी कि वही रहेगा, एफ अपॉन एम रहेगा। तो क्या हो गया, ए इक्वल्स टू एफ अपॉन
एम, और एम क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड, मतलब कि क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसलिए क्या बन गई इक्वेशन ये एम ए इक्वल्स टू एफ, और इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि एफ इक्वल्स टू एम ए। तो ये तो पूरी डेरिवेशन होगी किसकी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, जो ऑलरेडी आप क्लास मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। अच्छा जी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा, वो ये कि आप ये समझ रहे हैं कि दुनिया में कोई चीज़ शरीफ नहीं होती, सबको अपना बदला लेना आता है। ठीक है, और जितना तुम किसी के साथ बुरा करोगे वो सामने वाला उतना ही तुम्हारे साथ भी बुरा करेगा। ठीक है, इसी वजह से न्यूटन ने एक लॉ दिया, क्या दिया लॉ, तो ये देखते हैं, लिखा हुआ इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। कहते हैं कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी विच कोलाइड विद ईच अदर इफ F12 का मकसद क्या है कि जो ऑब्जेक्ट 1 है वो ऑब्जेक्ट 2 पे फोर्स लगा रही है। ठीक है, और साफ साफ लिखा हुआ है इफ F12 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी, बॉडी ए वाली फोर्स बॉडी ए जो वो F1 लगा रही है बॉडी किसके ऊपर, बॉडी बी के ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर, देन बॉडी बी विल ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स F21 ऑन बॉडी ए। अच्छा, बॉडी बी इतनी शरीफ तो है नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट 2 इतनी शरीफ तो है नहीं कि वो पहली वाली ऑब्जेक्ट की जो है वो फोर्स सहती रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 पे फोर्स लगा रही है तो ऑब्जेक्ट 2 भी ऑब्जेक्ट 1 पे उतनी ही फोर्स लगेगी जितनी उसको सहना पड़ रही है। ठीक हो गई बात ये वाली। आप आगे लिखते हैं कि दीज टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, बदला पूरा पूरा होगा, जितना मतलब ऑब्जेक्ट 1 लगा रही है ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर उतनी ही लगाएगी ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर, लेकिन होगा क्या, अपोजिट डायरेक्शन। साफ साफ एरो से भी दिख रहा है कि जो ब्लू वाला एरो है वो लेफ्ट टू राइट है और जो ऑरेंज वाला एरो है वो राइट टू लेफ्ट है। आगे बात समझ में वाली, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो की वैल्यू जो है वो सेम होगी। क्या मतलब, अगर ऑब्जेक्ट 1 लगा रही है 5 न्यूटन की फोर्स तो ऑब्जेक्ट 2 भी 5 न्यूटन की फोर्स ही लगाएगी, बट बोथ फोर्सेज आर अपोजिट इन डायरेक्शन। आई होप कि ये लॉ समझ में आ गया होगा। ठीक हो गई बात ये वाली। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसकी मैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इस वक्त आप ये लॉ सुनते हुए जहाँ भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, किसी चेयर पे बैठे हुए हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, तो क्या बेड चेयर ज़मीन पे बैठे हुए हैं, क्या ज़मीन इतनी शरीफ है कि आपको खामखा बर्दाश्त करती रहेगी? नहीं बेटा। अब क्या जितना वेट आप लगा रहे हैं बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर या ज़मीन के ऊपर, उतनी ही आपके पास क्या है, बेड चेयर या फ्लोर जो है वो फोर्स लगा रहा है। अच्छा, उस फोर्स को क्या कहते हैं आप, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। आप कर रहे हैं एक्शन अपने वेट के ज़रिए। जब भी कोई चीज़ किसी सरफेस पर रखी हुई होती है तो वो अपना वेट के ज़रिए एक्शन लगा रही होती है उस सरफेस के ऊपर। सरफेस क्या करती है, नॉर्मल रिएक्शन लगाती है। ठीक है, ये परफेक्ट एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। चलें आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब बच्चों का सवाल होता है, सर आपने न्यूटन थर्ड लॉ में बताया कि जब तक कोई सरफेस से बॉडी रखी हुई है तब तो मज़े, मतलब मज़े इस बात में कि एक्शन लग रहा है सरफेस के ऊपर, सरफेस लगा रहा है रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के नाम से। लेकिन सर हम बॉडी को किसी सरफेस पे नहीं रखते, टांग देते हैं, अब क्या होगा? अच्छा, तो आइए देखते हैं। कह रहे हैं अब क्या होगा, लेकिन लिखा हुआ क्या है, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी थ्रू अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रिंग के जरिए जो फोर्स अप्लाई की जाए वो कहलाती है टेंशन फोर्स। अच्छा, खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं हो जाती है, जादू नहीं होता, छू मंतर पड़ते हैं और स्ट्रिंग के अंदर कोई फोर्स प्रोड्यूस होती है, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से फॉरन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो टॉपिक है, क्या है इस टॉपिक में देखें, हमने कहा था कोई चीज़ अगर किस पे रखी हुई है, सरफेस पे रखी हुई है, तो एक्शन क्या हो रहा है, उसका वेट, रिएक्शन क्या हो रहा है, सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन अगर उसको उठा के किसी सरफेस पे नहीं बल्कि टांग दिया, हैंग कर दिया किसी हुक के जरिए, किसी स्ट्रिंग के जरिए, ठीक है, अब उसको क्या किया गया, अब उसका वेट अभी भी क्या लग रहा है, डाउनवर्ड ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक लेवल से बात जानते हैं कि वेट कैसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ले जाए, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है ऑलवेज इसकी। ठीक है, अच्छा, अब न्यूटन के मुताबिक कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा वेट का। ठीक है, अब जो रिएक्शन वेट का प्रोड्यूस हो रहा है किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, वो जो रिएक्टिव फोर्स है बेसिकली वो कहलाती है टेंशन फोर्स। आगे बात समझ में वाली। अब इसको आप आसान लफ्जों में कह लें, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी थ्रू अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। अब वो बॉडी पे फोर्स लग रही है, अच्छा बॉडी पे दोनों फोर्सेस लग रही हैं, वेट भी लग रहा है, ठीक है, वेट भी अप्लाई हुआ है, वो डाउनवर्ड है। ठीक है, अच्छा, वेट के मुकाबले में जो स्ट्रिंग के अंदर फोर्स प्रोड्यूस हुई हुई है, ठीक है, जो वो भी बॉडी पे लग रही है लेकिन इन अपवर्ड डायरेक्शन लग रही है। ठीक हो गई बात ये वाली। ठीक है, तो ये जो फोर्स स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है वो फोर्स का नाम होता है टेंशन। ये वाली टेंशन नहीं, हमें पेपर की बहुत टेंशन हो रही है, हमें हमारे पास पैसे नहीं है टेंशन हो रही है, नहीं, ये वाली टेंशन नहीं है। ये कौन सी टेंशन है, ये फोर्स है जो कि स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, देखते हैं वो क्या है।
टॉपिक हमारा है पुली। पुली नाम पता नहीं सुना होगा आप लोगों ने या नहीं सुना होगा, मैट्रिक में तो सुना ही होगा। खैर देखें क्या कहते हैं, पुली इज़ अ सिंपल मशीन एंड कंप्राइज ऑफ अ व्हील ऑन अ फिक्स्ड एक्सल विद अ ग्रूव अलोंग द एजेस टू गाइड अ रोप और केबल। इट इज़ यूज टू रिड्यूस द टाइम एंड एनर्जी टेकन टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। अच्छा हाँ, चैप्टर नंबर 10 जो आप मैट्रिक में पढ़कर आए हैं, सिंपल चैप्टर नंबर 9 सिंपल मशीन्स, उसमें आप पढ़कर आए होंगे पुली क्या होती है। वहाँ पढ़ा होगा मूवेबल पुली और पढ़ा होगा आपने इसके अलावा जो सिंगल पुली होती है वो पढ़ा होगा। ठीक है ना जनाब, एक फिक्स पुली पड़ी होगी जो कि सिंगल होती है और एक पढ़ा होगा मूवेबल पुली जो कि दो पुलीज लगी हुई होती हैं। ठीक है, अच्छा ये पुली होती क्या है। सबसे पहली बात कि पुली बनाई किसने। ठीक है, जो पुली का बेसिकली इन्वेंटर था वो कौन था, एल्बर्ट आइंस्टाइन था। तो ये बात याद रखिए, किसी को ये बात पता नहीं होती कि कोई भी अगर आपसे पूछ ले बेटा हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ पुली, तो आप आराम से कह सकेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ द इन्वेंटर ऑफ पुली। अच्छा होती क्या है, क्यों बनाई, क्या उसको ऐसी शौक चढ़ा था पुली बनाने का, नहीं इसलिए बनाई। देखें पुराने ज़माने में जानते हैं कि पानी नीचे से निकालना पड़ता था। ठीक है, अब जब कुएं बने, वेल्स बने, तो ज़रूरत पड़ी कोई ऐसी चीज़ हमारे पास मौजूद है जो बकेट को नीचे लेके आए और हम जब फोर्स लगाएं बकेट ऊपर आ जाए। अब कोई कूद के पानी तो निकालेगा नहीं, उसके अंदर ज़ाहिर इतना जो है वो गहरा गड्ढा हुआ करता था जो वेल होता था। ठीक है, अच्छा अब क्या किया गया कि इन्वेंटर ने क्या किया कि एक ऐसी सिंपल मशीन बनाई जो हैवी लोड्स को अप एंड डाउन करवाने में हमारा टाइम भी बचाए और हमारी एनर्जी भी बचाए। ठीक है, अब क्या किया उसने एक ऐसा व्हील लिया जो कि ग्रूव व्हील था। ग्रूव मतलब क्या होता, कब्जे बने होना। ठीक है ना, खांचे बने होना। सब ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने अपने बचपन में साइकिल ना चलाई हो, साइकिल सबने चलाई हुई है। ठीक है, साइकिल की चेन होती थी एक, क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि सबकी नज़रों के सामने से ये चीज़ गुजरी हुई है। ठीक है, चेन होती थी एक। अच्छा अब क्या हुआ, वो चेन जब उतर जाती थी तो आप देखते थे उसमें उसके इस पॉकेट के अंदर जिस पे चेन घूम रही होती थी उसमें छोटे छोटे टीथ निकले होते थे, कब्जे निकले होते थे जिस पे चेन फिक्स हो जाया करती थी। ठीक है ना, उन कब्जों को ठीक है क्या कहते हैं आप, ग्रूव कहते हैं। क्यों लगी हुई होती है ये ग्रूव, इसलिए लगी हुई होती है, क्या कहते हैं, विद द ग्रूव अलोंग द एजेस टू गाइड अ रोप और अ केबल। क्या करने, क्या क्या गाइड करती है रोप को या केबल को, कि भाई रोप ने या केबल ने सीधा उसके ऊपर मूव होते रहना है। अगर वो ग्रूव ना बनाए जाते इस पुली के ऊपर तो होता बेसिकली क्या कि जनाब ये जो पुली की जो रोप और केबल होती है वो साइड से नीचे निकल जाती, गिर जाती नीचे। ठीक है ना, तो इसी वजह से ग्रूव बनाए जाते हैं कि वो स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग या रोप या केबल वॉट एवर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो उसमें फिक्स्ड हो जाए। ठीक हो गई बात ये वाली। फिक्स होने के बाद होता क्या, वो इजीली मूव करती रहती है अलॉन्ग द पुली। ठीक है, अच्छा तो ये आपके पास एक ऐसी सिंपल मशीन है जो कि आपके पास क्या करती है, किसी भी हैवी लोड्स को अप एंड डाउन करवाने में मदद करती है और आपको टाइम भी बचाती है, एनर्जी बचाती है। ठीक है, तो याद रहेगी बात ये वाली, पुली एक ऐसी सिंपल मशीन है जो कि व्हील होता बेसिकली व्हील है। ठीक है, ग्रूव व्हील होता है जिस पे कब्जे बने होते हैं साइड साइड में। अच्छा फिक्स ऑन एक्सेल, एक्सेल क्या है, राइट वाली डायग्राम के अंदर, दूसरी डायग्राम के अंदर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि बीच में एक बोल टाइप की चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, वो बोल टाइप की चीज़ बेसिकली क्या है कि जिस पे व्हील घूम रहा होता है। ठीक है, जो लोग बाइक चलाते हैं वो ये बात जानते होंगे, जब बाइक का टायर पंचर हो जाता है तो बोल टाइप का लंबा सा टायर के बीच में से एक चीज़ निकलती है। ठीक है, तो वो जो टायर के बीच में से बोल टाइप का निकलता है उसको कहते हैं एक्सेल। वो क्यों लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है ताकि व्हील उस पर ईजिली घूमता रहे। एक्सेल भी एक सिंपल मशीन है। कौन सी सिंपल मशीन है, जो व्हील को घुमाने में काम आती है। सही हो गई बात ये वाली। अब इंशाल्लाह इसके हम 2 केसेस पढ़ लेंगे जो कि मैट्रिक में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी डेरिवेशंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर 2 का पार्ट 2 होगा उसमें इंशाल्लाह हम उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे फ्रीक्वेंटली इस लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।